हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा लोक प्रशासन। विषय के अंतर्गत हम पार्ट 1 में हमने लोक प्रशासन का अर्थ एवं विकास उसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त की थी, और आज हम इस पार्ट नंबर 2 में लोक प्रशासन के विकास के चरण एवं उनकी विशेषताएं, महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्यों को जानने का प्रयास करेंगे जो आगामी परीक्षाओं में आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सके। तो आइए शुरुआत करते हैं टू द पॉइंट। यदि आपने पार्ट 1 को नहीं देखा तो आप उसे भी जरूर देखिएगा, जिसमें हम कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में और प्रश्नों के बारे में चर्चा की थी। इनके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके की प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, जहां आपको राजनीति विज्ञान, नागरिक शास्त्र, लोक प्रशासन विषय पर आधारित अलग अलग प्लेलिस्टों के माध्यम से आपको वहां पर महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर उपलब्ध है, वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। और इसके साथ अभ्यास प्रश्नों की सीरीज भी आपको वहां पर मिलेगी। यदि आप लोग पहली बार इस चैनल पर विजिट किए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें और पास बने बेल के आइकन यानी घंटे को भी जरूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं। लोक प्रशासन के विकास को अध्ययन की दृष्टि से हम 5 कालखंडों में विभाजित कर सकते हैं, जो इस प्रकार आपके समक्ष रहें, क्योंकि यहां से भी कई बार सवाल डायरेक्ट आते हैं कि कौन सा चरण, जिसकी कालावधि क्या है और उसको किस नाम से जाना जाता है। तो एक नजर आपकी यहां पर होनी चाहिए कि प्रथम चरण, जिसकी टाइम पीरियड रहा है 1887 से 1926 तक का, और इसे राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन काल कहा जाता है, यानी राजनीति से प्रशासन को अलग किया गया। तो इसकी अवधि यह रही 1887 से 1926 तक। और जो द्वितीय चरण आया, इस द्वितीय चरण को प्रशासनों के सिद्धांतों का स्वर्णिम काल कहा जाता है, क्योंकि इस चरण में अधिकतर सिद्धांतों का निर्माण हुआ, जैसे पोस्ट कॉर्ब है, पीओ ट्रिपल सी है, इत्यादि इत्यादि कई प्रकार के सिद्धांतों का निर्माण हुआ। और इसका जो टाइम पीरियड है वो 1927 से 1937 तक रहा। और इसके जो प्रमुख विद्वान रहे वो रहे, आप कह सकते हैं, लेंडेल उर्विक है, लूथर गुलिक है, हेनरी फ्योल है, मेरी पार्कर फोलेट है, मुने व रीले है, इत्यादि इसके प्रमुख विद्वान रहे हैं। जबकि पहले चरण के जो विद्वान थे वो थे वुड्रो विल्सन, फ्रैंक जे गुडनाउ और एल डी वाइट। तृतीय चरण, इस तृतीय चरण को चुनौतियों का काल कहा जाता है, और इसकी काल अवधि रही 1938 से 1947 तक। क्योंकि चुनौतियों का काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस चरण में जिस प्रकार द्वितीय चरण में सिद्धांतों का निर्माण किया गया और प्रशासन को एक विज्ञान की भांति सिद्धांतों पर उचित ठहराया गया, और इस तृतीय चरण में आते आते उन्हें चुनौतियां मिलने लगी। इसके बारे में हम और इसकी प्रमुख विशेषताओं को जानने का प्रयास करेंगे। अगला आपके चरण रहा है चतुर्थ चरण, और इसकी जो काल अवधि रही 1948 से 1970 तक। और इस चरण को पहचान की संकटावस्था का काल कहा जाता है, क्योंकि प्रशासन के ऊपर, लोक प्रशासन जो विषय है उसके अध्ययन को विद्वान अलग अलग संदर्भों में परिभाषित करने लगे, और उसके जो स्वरूप था उस पर संकट आ गया। इसकी क्या विशेषताएं हैं उसको हम आगे जानने का प्रयास करेंगे विस्तार से। और जो पंचम चरण है, इसका टाइम पीरियड है 1971 से वर्तमान तक, और इसे अंतर विषयक अध्ययनों का काल कहा जाता है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के जो विद्वान थे जो अलग अलग विषयों का अध्ययन कर रहे थे वो सामूहिक रूप से अध्ययन करने लगे। तो चलते हैं एक एक करके टू द पॉइंट जाने का प्रयास करते हैं कि किस चरण की क्या विशेषताएं रही है। प्रथम चरण, राजनीतिक प्रशासन का विभाजन काल 1887 से 1926 तक। ईरा ऑफ पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डिक्टोमी। इस चरण में क्या हुआ कि एक स्वतंत्र शैक्षिक विषय के रूप में लोक प्रशासन का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। क्लियर? इस विषय का व्यवस्थित अध्ययन शुरू करने का श्रेय वुड्रो विल्सन को जाता है, यानी इस लोक प्रशासन विषय का व्यवस्थित अध्ययन करने की शुरुआत जो की वो की वुड्रो विल्सन ने, जो पहले प्रिंसटन विश्वविद्यालय अमेरिका में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर थे। वुड्रो विल्सन कौन थे? तो वे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में अमेरिका में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर थे, और बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति भी ये बने। और इनका एक लेख आया 1887 में, इनका चर्चित लेख द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इस नाम से इनका लेख आया,
जो राजनीति विज्ञान की त्रैमासिक पत्रिका पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली में प्रकाशित हुआ। और इस लेख ने लोक प्रशासन को एक पृथक और स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता देने का प्रयास किया। तो इस प्रकार वुड्रो विल्सन जो अपने लेख चर्चित द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से लोक प्रशासन को एक स्वतंत्र और व्यवस्थित विषय के रूप में परिभाषित करने का प्रयास करते हैं शुरुआती दौर में। तो यहां से भी कई प्रकार के सवाल आते हैं। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1887 में प्रकाशित हुआ पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली में, और इसके लेखक है वुड्रो विल्सन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति भी रहे हैं। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में अमेरिका में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर थे और शांति के 14 सूत्रों का भी प्रतिपादन इन्होंने किया है। इस लेख ने लोक प्रशासन के एक पृथक, स्वतंत्र और व्यवस्थित अध्ययन की बुनियाद नींव डाली, और इसलिए वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक भी कहा जाता है। विल्सन महोदय के अनुसार प्रशासन के अध्ययन का विकास समाज में बढ़ती हुई जटिलताओं, राज्य के कार्यों में बढ़ोतरी और जनतांत्रिक ढांचों में सरकार के विकास के परिणाम स्वरूप हुआ। इसलिए वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है। यानी विल्सन महोदय कहते हैं कि प्रशासन के अध्ययन का विकास एक अलग विषय के रूप में हम क्यों करना चाहते हैं, स्वतंत्र रूप में क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि समाज में बढ़ती हुई जटिलताओं, राज्य के कार्यों में बढ़ोतरी और जनतांत्रिक ढांचों में सरकार के विकास के परिणाम स्वरूप, इसलिए हमें राजनीति विज्ञान से प्रशासन को अलग करना चाहिए और इसका एक स्वतंत्र अध्ययन प्रारंभ करना चाहिए। आगे विल्सन ने प्रशासन को राजनीति से पृथक किया। उन्होंने तर्क दिया कि राजनीति का सरोकार नीति निर्माण से है, जबकि प्रशासन का सरोकार नीति निर्णयों को लागू करने से होता है। यानी वुड्रो विल्सन कहते हैं कि प्रशासन को राजनीति से पृथक करते हुए कहते हैं कि राजनीति का सरोकार तो केवल नीति निर्माण से है, जबकि प्रशासन का सरोकार नीति निर्णयों को लागू करने से होता है। तो यह कथन भी कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है कि राजनीति का सरोकार नीति निर्माण से, जबकि प्रशासन का सरोकार नीति निर्णयों को लागू करने से। यह कथन वुड्रो विल्सन का है। आगे वुड्रो विल्सन अपने शब्दों में कहते हैं कि प्रशासन राजनीति के वास्तविक कार्य क्षेत्र से बाहर है। प्रशासनिक सवाल राजनीतिक सवाल नहीं होते। यानी प्रशासन राजनीति के वास्तविक कार्य क्षेत्र से बाहर है, प्रशासनिक सवाल है जो राजनीतिक सवाल नहीं हो सकते। यदि भी राजनीति प्रशासन के लक्ष्य निर्धारित करती है, लेकिन इस प्रशासन के कार्यालयों को प्रभावित करने की जहमत नहीं उठानी चाहिए। यानी राजनीति को प्रशासनिक कार्यालयों को प्रभावित करने के लिए हमेशा के लिए तैयार नहीं रहना चाहिए। इसे स्वतंत्र विषय के रूप में परिभाषित करने का प्रयास है जो वुड्रो विल्सन करते हैं। वुड्रो विल्सन ने लोक प्रशासन का वर्णन व्यापार के एक क्षेत्र के रूप में किया। यानी उन्होंने इसका वर्णन व्यापार के एक क्षेत्र के रूप में किया। उन्होंने कहा कि प्रशासन का क्षेत्र व्यापार का क्षेत्र है और वह राजनीति की जल्दबाजी और संग्रह से दूर होता है। अच्छा कथन है कि प्रशासन का क्षेत्र व्यापार का क्षेत्र है और वह राजनीति की जल्दबाजी और संघर्षों से दूर होता है। तो यह कथन वुड्रो विल्सन का है। और लोक प्रशासन का वर्णन व्यापार के एक क्षेत्र के रूप में वुड्रो विल्सन करते हैं। आगे चलते हैं। विल्सन का दृढ़ निश्चय था कि प्रशासन मुख्यतः एक विज्ञान है, इसलिए उन्होंने लोक प्रशासन के एक पृथक अध्ययन का आह्वान किया। यानी वुड्रो विल्सन का दृढ़ निश्चय था कि प्रशासन मुख्यतः एक विज्ञान है और इसलिए उन्होंने लोक प्रशासन के एक पृथक अध्ययन का आह्वान किया। हालांकि वो मुख्य रूप से विज्ञान के रूप में परिभाषित नहीं कर पाए थे। बहुत ही अच्छा तर्क है उनका, परीक्षा की दृष्टि वेरी मस्ट है। वुड्रो विल्सन ने कहा कि किसी देश का संविधान बनाना एक सरल कार्य है, लेकिन ज्यादा मुश्किल काम उसे चलाना है। डायरेक्ट सवाल आया हुआ परीक्षाओं में कि किसी देश का संविधान बनाना एक सरल कार्य है, लेकिन ज्यादा मुश्किल काम उसे चलाना है। यह कथन वुड्रो विल्सन का है। आगे चलते हैं। विल्सन विचार पत्रिका को कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कानून के प्राध्यापक फ्रैंक जे गुडनाउ ने 1900 में प्रकाशित अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन में आगे बढ़ाया। यानी जो विचार शुरुआती दौर में वुड्रो विल्सन लेके आए, राजनीति प्रशासन द्विभाजन का जो विचार वुड्रो विल्सन द्वारा प्रतिपादित किया गया, उसे आगे बढ़ाने का कार्य है कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक कानून के प्राध्यापक फ्रैंक जे गुडनाउ ने उसे आगे बढ़ाने का कार्य किया।
1900 में उनकी एक पुस्तक आती है फ्रैंक जे गुडनाउ की, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें उन्होंने राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन को भली भांति प्रस्तुत करने का प्रयास किया। तो पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन किसकी पुस्तक है? फ्रैंक जे गुडनाउ की है। कब आई? 1900 में। उन्होंने तर्क दिया कि राजनीति तथा प्रशासन दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि राजनीति राज्य इच्छा को प्रतिपादित करती है जबकि प्रशासन इच्छा को क्रियान्वित करता है। बहुत ही अच्छा सवाल है। यानी फ्रैंक जे गुडनाउ ने कहा कि राजनीति तथा प्रशासन दोनों अलग अलग है। क्यों है? क्योंकि राजनीति राज्य की इच्छा को प्रतिपादित करती है जबकि प्रशासन का इस इच्छा को क्रियान्वित करता है। इस प्रकार फ्रैंक जे गुडनाउ अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन में इन दोनों को अलग अलग मानते हैं। आगे चलते हैं। विल्सन की तरह गुडनाउ ने भी एक स्वतंत्र और पृथक अनुशासन के रूप में लोक प्रशासन को प्रोत्साहित करने की वकालत की। यानी वुडरो विल्सन के कदमों पर चलते हुए फ्रैंक जे गुडनाउ ने भी एक लोक प्रशासन को स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता देने का प्रयास किया। राजनीति और प्रशासन के द्विभाजन के संबंध में उनकी इस स्पष्टता के कारण उन्हें अमेरिकी लोक प्रशासन का जनक माना जाता है। यानी फ्रैंक जे गुडनाउ को अमेरिकी लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है, जबकि संपूर्ण लोक प्रशासन का जनक वुडरो विल्सन को कहा जाता है, जबकि अमेरिकी लोक प्रशासन का जनक फ्रैंक जे गुडनाउ को कहा जाता है। तो इस प्रकार के ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कई बार परीक्षाओं में आए गए हैं। आगे चलते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिकी विश्वविद्यालयों ने लोक सेवा आंदोलन, जो सरकारी सुधार के लिए चलाए गए आंदोलन थे, उनमें काफी रुचि दिखाई। यानी 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिकी विश्वविद्यालयों ने लोक सेवा आंदोलन, जो सरकारी सुधार के लिए चलाए गए आंदोलन थे, उनमें काफी रुचि दिखाई और इनके परिणाम स्वरूप लोक प्रशासन पर विद्वानों का ध्यान पहली बार गंभीरता से आया और अलग अलग विद्वान हैं जो लोक प्रशासन के बारे में अध्ययन करने लगे। आगे अमेरिकी राजनीति विज्ञान संघ ने अपनी 1914 की रिपोर्ट में कहा कि राजनीति विज्ञान का एक सरोकार सरकारी पदों के लिए विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करना है। यानी अमेरिकी राजनीति विज्ञान संघ की एक रिपोर्ट आती 1914 में, और उसमें उन्होंने इस लेख में कहा कि राजनीति विज्ञान का एक सरोकार सरकारी पदों के लिए विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करना है। और जब ये रिपोर्ट आई तो इसका प्रभाव यह रहा कि लोक प्रशासन को राजनीति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण अंग मानकर अमेरिका में लोक प्रशासन का व्यापक अध्ययन होने लगा। तो इस प्रकार इन रिपोर्टों के माध्यम से और जो सरकारी सेवाओं में जो आंदोलन हुए सुधार के, उन आंदोलनों ने कई विद्वानों का ध्यान इस लोक प्रशासन के अध्ययन की तरफ खींचा। आगे चलते हैं। इसी काल में एल.डी. वाइट की पुस्तक आती है 1926 में, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यह पुस्तक प्रकाशित हुई 1926 में, जिसे लोक प्रशासन के विषय की प्रथम पाठ्य पुस्तक माना जाता है। तो यहां से कई प्रकार के सवाल तैयार हो सकते हैं। कब प्रकाशित हुई, पुस्तक का नाम क्या है और कौन सी पुस्तक को लोक प्रशासन की प्रथम पाठ्य पुस्तक के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो उत्तर होगा इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसके प्रकाशन के साथ ही इस विषय को अकादमिक वैधता हासिल हुई। यानी किस पुस्तक के प्रकाशन के साथ लोक प्रशासन विषय को अकादमिक वैधता हासिल हुई? तो उत्तर होगा इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। 1926 में आई। किसकी पुस्तक है? एल.डी. वाइट की। यानी अमेरिकी विश्वविद्यालयों ने लोक प्रशासन के निर्देश पाठ्यक्रमों को उपलब्ध कराना शुरू करा दिया इस पुस्तक के बाद। तो एल.डी. वाइट का भी लोक प्रशासन के विषय में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एल.डी. वाइट ने अपनी इस पुस्तक में लोक प्रशासन के व्यवहारिक स्वरूप का वर्णन किया। उसने राजनीतिक प्रशासन द्वैत भाव में विश्वास प्रकट किया और कहा कि लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य कार्यकुशलता और मितव्ययिता है। यानी एल.डी. वाइट कहते हैं कि राजनीतिक प्रशासन को विभाजन की दृष्टि से वो इस बात का प्रतिपादन करते हैं कि लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य कार्यकुशलता और मितव्ययिता है, जबकि राजनीति का इन कार्यकुशलता और मितव्ययिता से कोई लेना देना नहीं है। आगे चलते हैं। इस प्रकार हम प्रथम चरण को देखें तो इस चरण का जो टाइम पीरियड 1887 से 1926 तक रहा और इसकी मुख्य जो विशेषताएं हमारे सामने उभर कर आती हैं,
लोक प्रशासन का जन्म हुआ और राजनीति प्रशासन में द्विभाजन। राजनीति से प्रशासन का द्विभाजन और लोक प्रशासन का जन्म, ये इस पहले चरण की प्रमुख विशेषता हैं। और इसके समर्थक कौन है इस चरण के? तो मुख्य रूप से वुडरो विल्सन, जिन्हें लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है, फ्रैंक जे गुडनाउ, जिन्हें अमेरिकी लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है, और एल डी व्हाइट। ये प्रमुख रूप से 3 विद्वान हैं जो इस चरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब आगे अगला चरण आता है द्वितीय चरण। द्वितीय चरण को नाम दिया गया प्रशासनों के सिद्धांत का स्वर्णिम काल, और इसका टाइम पीरियड रहा है 1987 से 1927 से 1937 तक। 1927 से 1937 तक इसका टाइम पीरियड है, और इसे प्रशासनों के प्रशासनिक सिद्धांतों का स्वर्णिम काल भी इसे कहा जाता है, गोल्डन इरा ऑफ प्रिंसिपल्स। यह लोक प्रशासन के सिद्धांतों का स्वर्णिम युग माना जाता है। इस काल में एक मूल्य मुक्त प्रबंधकीय विज्ञान का विकास हुआ, यानी इस द्वितीय चरण में एक मूल्य मुक्त प्रबंधकीय विज्ञान का विकास हुआ। डायरेक्ट सवाल आता है कि लोक प्रशासन के विकास के किस चरण में एक मूल्य मुक्त प्रबंधकीय विज्ञान का विकास हुआ? उत्तर होगा द्वितीय चरण, 1927 से 1937 तक। और इसका प्रारंभ सन 1927 में WF विलोबी की प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से माना जाता है। यह पुस्तकें कई बार परीक्षाओं में आई हुई है मित्रों, इन्हें आप जरूर से देखिएगा, क्योंकि डायरेक्ट सवाल बताता है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है, या सुमेलित करने वाला भी सवाल आता है कई बार। प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन WF विलोबी की पुस्तक है, 1927 में प्रकाशित हुई, और इसी पुस्तक के प्रकाशन से इस लोक प्रशासन के विकास के द्वितीय चरण की शुरुआत मानी जाती है। विलोबी महोदय कहते हैं कि लोक प्रशासन में अनेक सिद्धांत होते हैं, और इन सिद्धांतों को क्रियान्वित करके लोक प्रशासन में सुधार किया जा सकता है। विलोबी का तर्क है कि लोक प्रशासन में अनेक सिद्धांत होते हैं, और इन सिद्धांतों को क्रियान्वित करके लोक प्रशासन में सुधार किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने वाले उसी समय की एक अन्य पुस्तक आती है 1924 में, मेरी पार्कर फोलेट, क्रिएटिव एक्सपीरियंस, जिसमें प्रशासन में संघर्षों पर ध्यान केंद्रित किया गया। यानी मेरी पार्कर फोलेट, जिसकी प्रसिद्ध रचना क्रिएटिव एक्सपीरियंस 1924 में प्रकाशित हुई, और जिसमें प्रशासन में संघर्षों पर ध्यान दिया गया, संघर्षों के समाधान पर ध्यान केंद्रित किया गया। यानी संगठन में संघर्ष प्रबंधन की जो अवधारणा है वो मेरी पार्कर फोलेट से संबंधित है। आगे चलते हैं। सन 1929 में हेनरी फ्योल की प्रसिद्ध पुस्तक जनरल इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट नामक पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद प्रकाशित हुआ 1929 में, जबकि वास्तविक रूप में यह पुस्तक 1916 में फ्रांसीसी भाषा में जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से लिखी गई थी। हेनरी फ्योल एक फ्रांसीसी विचारक है, और इनकी पुस्तक 1929 में अंग्रेजी भाषा में आई, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। और इसका फ्रांसीसी भाषा में ये जब लिखी गई थी 1916 में, जो लिखी गई थी जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से। इस पुस्तक ने भी प्रशासनिक सिद्धांतों के विकास में अपना अमूल्य योगदान दिया। हेनरी फ्योल का एक सिद्धांत है POCCC। ये हेनरी फ्योल से संबंधित है, POCCC। आगे चलते हैं। सन 1930 में मुनवे रिले द्वारा रचित पुस्तक ऑनवर्ड इंडस्ट्री, जिसे 1939 में प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से प्रकाशित किया गया, इस पुस्तक ने भी प्रशासनिक सिद्धांतों के विकास में अपना अमूल्य योगदान दिया। तो यहां से डायरेक्ट सवाल आता है, कौन सी पुस्तक किसकी है और कब प्रकाशित हुई? मुनवे रिले लोक प्रशासन के विकास के द्वितीय चरण का प्रबंध समर्थन करते हैं। ऑनवर्ड इंडस्ट्री इनकी पुस्तक है, जो 1939 में किस नाम से प्रकाशित हुई? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। आगे चलते हैं। 1937 में लूथर गुलिक एंड लैंडल लुर्विक की पुस्तक आती है, पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से।
लूथर गुलिक और लेंडेल उर्विक का भी लोक प्रशासन के विकास में अद्वितीय योगदान रहा है। इनकी पुस्तक है पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसी काल में लूथर गुलिक ने प्रशासनिक कृत्यों की व्याख्या पोस्ट कॉर्प नामक शब्द में संकलित की। यानी इस काल में लूथर गुलिक ने प्रशासनिक कार्यों की व्याख्या है जो पोस्ट कॉर्प शब्द में संकलित की। पोस्ट कॉर्प यह 7 शब्दों से मिलकर बना है। पी का होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, और यह सीओ है, इसको एक ही माना गया है, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बजटिंग। ये 7 शब्द है। पोस्ट कॉर्प में कुल 7 शब्द है और इन शब्दों के माध्यम से उन्होंने प्रशासनिक कार्यों को परिभाषित करने का प्रयास किया। आगे चलते हैं। लगभग इस काल के सभी विचारकों का यह दावा था कि प्रशासन के सर्वव्यापी नियमों एवं सिद्धांतों की उपस्थिति इसे विज्ञान के समक्ष स्थापित करती है, और इस चरण के दौरान लोक प्रशासन अपनी प्रतिष्ठा के शीर्ष स्थान पर पहुंचा। यानी इस चरण के सभी विद्वान लोक प्रशासन को एक विज्ञान की भांति मानने लगे और विज्ञान की भांति सिद्धांतों का निर्माण किया गया और उन्हें सार्वभौमिक सिद्धांतों के रूप में पहचान दिलाने का प्रयास किया। तो इस चरण के प्रमुख विद्वान देख सकते हैं आप, हेनरी फ्योल है, लेंडेल उर्विक है, लूथर गुलिक है, मेरी पार्कर फोलेट है, मुनेवे रिले है और F.W. टेलर, वैज्ञानिक प्रबंधन आंदोलन के जनक, वो भी इसी चरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। आगे चलते हैं। लोक प्रशासन के विकास का 3वां चरण आता है और इस चरण का जो शीर्षक है वह चुनौतियों का काल, और इसका टाइम पीरियड है 1938 से 1947 तक, इरा ऑफ चैलेंजेस। यह काल लोक प्रशासन के विकास में आलोचनाओं और चुनौतियों का काल रहा है। इस चरण का मुख्य विषय था लोक प्रशासन के अध्ययन में मानवीय संबंधों पर जोर देना। इस चरण का प्रारंभ द्वितीय चरण में प्रतिपादित यांत्रिक दृष्टिकोण के विरुद्ध हुआ। यानी इस तरह चरण की शुरुआत द्वितीय चरण के जो सिद्धांतों का निर्माण किया गया था द्वितीय चरण में, जिन्हें एक विज्ञान की भांति लोक प्रशासन में सिद्धांतों का निर्माण हुआ, और वह एक प्रकार का मशीनी यांत्रिक दृष्टिकोण था जिसमें मानवीय संबंधों को एक तरफ रख दिया गया था, और उसके विरोध स्वरूप इस तृतीय चरण की शुरुआत होती है। और इस चरण में मानवीय संबंधों पर वापस बल दिया जाने लगा। इस चरण में कहा गया कि प्रशासन के तथाकथित सिद्धांतों को चुनौती दी गई और इन्हें कावते कहा जाने लगा। इस संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान प्रसिद्ध हार्थोन प्रयोग का रहा। हार्थोन प्रयोग एल्टन मेयो के द्वारा किए गए, जो 1924 से 1932 तक चले, और इन प्रयोगों के माध्यम से एल्टन मेयो ने मानव संबंध विचारधारा के माध्यम से जिस प्रकार द्वितीय चरण में वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन में के माध्यम से F.W. टेलर ने मानवीय संबंधों को एक अलग कर दिया था, उन संबंधों को वापस लाने का प्रयास एल्टन मेयो ने किया। इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे, अलग वीडियो लेक्चर के माध्यम से। मानव संबंध विचारधारा और वैज्ञानिक प्रबंधन आंदोलन। आगे चलते हैं। इसी चरण में 1938 में चेस्टर आई बर्नार्ड की पुस्तक आती है, द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। यह प्रकाशित हुई और उन्होंने अपनी रचना में प्रशासनिक सिद्धांतों की अवहेलना की। चेस्टर बर्नार्ड वे प्रथम विद्वान है जिन्होंने संगठन को एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखा तथा प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर मानवीय तत्वों के प्रभाव को विश्लेषित करने का प्रयास किया। द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव चेस्टर बर्नार्ड की पुस्तक है, 1938 में हमारे सामने आई, और इस पुस्तक के माध्यम से बर्नार्ड है जो संगठन को एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखते हैं और प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर मानवीय तत्वों के प्रभावों को विश्लेषित करने का प्रयास करते हैं।
आगे चलते हैं। सन 1945 में हर्बर्ट साइमन की पुस्तक आती है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, जिसमें उन्होंने यह भलीभांति सिद्ध किया कि प्रशासन में सिद्धांत नाम की कोई चीज नहीं है। हर्बर्ट साइमन की पुस्तक आई एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर 1945 में, जिसमें वो कहते हैं कि प्रशासन में सिद्धांत नाम की कोई चीज नहीं होती, और इन्होंने प्रशासनिक सिद्धांतों को कहावतें एवं मुहावरों की संज्ञा दी है हर्बर्ट साइमन ने। आगे सन 1947 में रॉबर्ट डाहल ने अपने लेख द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम वेरी वेरी मस्ट, 1947 में रॉबर्ट डाहल का लेख आया द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स। इन्होंने कहा कि लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लोक प्रशासन द्वारा जिन सिद्धांतों की खोज की गई है उनमें 3 बाधाएं हैं। यानी ये अपने इस लेख में कहते हैं कि लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिन सिद्धांतों की खोज हुई है उनमें कई प्रकार की बाधाएं हैं, जिनमें वो 3 बाधाओं का उल्लेख करते हैं। और वो कौन कौन सी है, तो आइए देखते हैं। पहली बाधा उन्होंने बताई, विज्ञान का मूल्य शून्य होता है जबकि प्रशासन में मूल्य बहुलता होती है। ये एक बाधा है। दूसरी बाधा उन्होंने बताई कि मनुष्य के व्यक्तित्व अलग अलग होते हैं, जिससे प्रशासन के कार्यों में विभिन्नता आ जाती है, और इन विभिन्नता के कारण लोक प्रशासन में जो सिद्धांतों का निर्माण किया जा रहा है, जिन्हें सार्वभौमिक मान्यता दी जा रही है, वह बिल्कुल गलत है। तीसरी उन्होंने समस्या बताई कि सीमित राष्ट्रीय एवं ऐतिहासिक संदर्भों के आधार पर सार्वभौमिक सिद्धांतों का निर्माण करना एक आश्चर्यचकित और एक गलत अवधारणा है। तो ये 3 प्रॉब्लम उन्होंने बताई रॉबर्ट डाहल ने द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स में। इन 3 समस्याओं का उल्लेख करते हैं रॉबर्ट डाहल। आगे चलते हैं। लोक प्रशासन के विकास का चतुर्थ चरण हमारे सामने आता है, और जिसे नाम दिया गया है पहचान की संकट का काल। यानी लोक प्रशासन के जो पहचान बनी हुई थी उस पर संकट मंडराने लग गया, उसके स्वरूप पर संकट आ गया, और इसकी अवधि रहती है 1948 से 1970, इरा ऑफ क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी। हर्बर्ट साइमन द्वारा आलोचना के परिणाम स्वरूप सिद्धांतवादी विचारधारा पूर्णतः धराशायी हो गई, क्योंकि एक तरफ द्वितीय चरण में जो विद्वान आए लोक प्रशासन का अध्ययन कर रहे थे विषय का, वे लोक प्रशासन विषय को एक विज्ञान की भांति प्रस्तुत करना चाहते थे, जबकि तीसरे चरण में उन्हें चुनौतियां मिलने लगी। इस प्रकार जो भी चरण आए उनमें विरोधाभास दिखाई देने लगा, और जो लोक प्रशासन ने अपनी पहचान स्थापित की थी उस पर अब स्वरूप के संकट मंडराने लगे। यानी हर्बर्ट साइमन द्वारा आलोचना के परिणाम स्वरूप सिद्धांतवादी विचारधारा पूर्णतः धराशायी हो गई, यहां तक कि विषय के अस्तित्व का ही खतरा उत्पन्न होने लग गया। प्रशासन कोई एक स्वतंत्र विषय है या नहीं, इस पर भी वाद विवाद होने लगा। इस कारण लोक प्रशासन के इतिहास में इस काल को स्वरूप की संकट अवस्था क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी के नाम से जाना जाता है। संकट के इस चरण में कुछ विद्वानों लोक प्रशासन से पुनः राजनीति विज्ञान की तरफ लौट आए। यानी जब इस चरण में संकट उनके सामने आया तो कुछ विद्वान ने लोक प्रशासन से पुनः राजनीति विज्ञान की तरफ लौट आए, क्योंकि लोक प्रशासन विषय का विकास राजनीति विज्ञान से अलग होकर ही हुआ था। इसी काल का महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि लोक प्रशासन विषय जहां एक और पृथक पहचान खो रहा था, वहीं लोक प्रशासन के क्षेत्र में तुलनात्मक लोक प्रशासन एवं विकास प्रशासन का उद्गम हुआ। यानी इसी चरण वही चरण है जहां पर लोक प्रशासन के विकास की पहचान थी, उस पर स्वरूप का संकट आया, और उसी के बदले यहां एक तरफ कुछ विद्वान ऐसे आए जो लोक प्रशासन के क्षेत्र में तुलनात्मक लोक प्रशासन के रूप में अध्ययन करने लगे, और विकास प्रशासन का उद्गम भी इसी चरण में होता है। तो ये इसकी विशेषताएं हैं, तुलनात्मक लोक प्रशासन का अध्ययन और विकास प्रशासन का उद्गम इस चतुर्थ चरण में हुआ।
और लोक प्रशासन के विकास के स्वरूप पर संकट भी इसी चरण में आया और उसकी पहचान भी इसी चरण में धूमिल हुई। आगे चलते हैं। रॉबर्ट डाहल ने कहा कि जब तक लोक प्रशासन का अध्ययन तुलनात्मक नहीं होता तब तक इसका विज्ञान होने का दावा खोखला है। डायरेक्ट कथन परीक्षा में आया हुआ है। किसने कहा कि जब तक लोक प्रशासन का अध्ययन तुलनात्मक नहीं होता तब तक इसका विज्ञान होने का दावा खोखला है? रॉबर्ट डाहल। आगे चलते हैं। तुलनात्मक लोक प्रशासन की अवधारणा को अधिक समर्थ बनाने में जिन विद्वानों का योगदान रहा, फ्रेडरिक्स, रिचर्ड गेबल, फ्रेडरिक क्विलैंड, अल्फ्रेड डायमंड, फेरल हेडी, शेरवुड, जॉन मॉन्टगोमरी, ये विद्वान थे जिन्होंने तुलनात्मक लोक प्रशासन की अवधारणा को व्यापक बनाने में अपना योगदान दिया। आगे सर्वप्रथम 1948 में तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन को स्वतंत्र विषय के रूप में अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया गया। डायरेक्ट फैक्ट है, 1948 में तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन को स्वतंत्र विषय के रूप में अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया गया और इसका श्रेय प्रोफेसर ड्वाइट वाल्डो को जाता है। इसी चरण में कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप की स्थापना होती है 1963 में और ये स्थापना अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा की गई। डायरेक्ट फैक्ट है, कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप की स्थापना 1963 में हुई। किसने की? अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि इन संस्थाओं की स्थापना के द्वारा लोक प्रशासन में तुलनात्मक लोक प्रशासन का अध्ययन को अधिक प्रभावी बनाना। आगे चलते हैं। सन 1950 और 60 के दशक के बीच लोक प्रशासन के क्षेत्र में विकास प्रशासन की अवधारणा विकसित हुई। यानी इसी चतुर्थ चरण के अंतिम समय में लोक प्रशासन के क्षेत्र में विकास प्रशासन की अवधारणा विकसित हुई। एडवर्ड डब्ल्यू वाइडनर या विडनर, जिन्होंने विकास प्रशासन की अवधारणा को प्रतिपादित किया, उन्होंने विकास प्रशासन को कार्योन्मुख एवं लक्ष्य उन्मुख प्रशासनिक प्रणाली के संदर्भ में परिभाषित किया है। डायरेक्ट सवाल आएगा, किस विद्वान ने विकास प्रशासन को कार्योन्मुख एवं लक्ष्य उन्मुख प्रशासनिक प्रणाली के संदर्भ में परिभाषित किया है? एडवर्ड डब्ल्यू वाइडनर या विडनर ने। और यह अवधारणा कब आई? तो 1950 व 60 के दशक के बीच विकास प्रशासन की अवधारणा प्रतिपादित हुई। लेकिन विकास प्रशासन नामक शब्द सर्वप्रथम इसका प्रयोग एक भारतीय प्रशासक यूएल गोस्वामी द्वारा किया गया। यानी विकास प्रशासन नामक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम यूएल गोस्वामी द्वारा किया गया। इसका प्रयोग उनके लेख द स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, जो इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 1955 में प्रकाशित हुआ, उसमें हुआ। डायरेक्ट फैक्ट है कि विकास प्रशासन शब्द का प्रयोग किसने किया? तो वो किया यूएल गोस्वामी ने, जो भारतीय प्रशासक है। और इसका प्रयोग उन्होंने अपने लेख द स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, जो इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1955 में प्रकाशित हुआ, उसमें उन्होंने किया। जबकि विकास प्रशासन की अवधारणा को मूर्त रूप देने का कार्य एडवर्ड डब्ल्यू वाइडनर के द्वारा किया गया, जिन्होंने विकास प्रशासन को कार्योन्मुख एवं लक्ष्य उन्मुख के रूप में परिभाषित किया। आगे चलते हैं। विकास प्रशासन के विश्वविख्यात प्रतिपादक जॉर्ज ग्रांट है। विकास प्रशासन के विश्वविख्यात प्रतिपादक कौन है? जॉर्ज ग्रांट, जिनका नाम टेनिस वैली परियोजना से जुड़ा हुआ है। उनकी पुस्तक का नाम है विकास प्रशासन अवधारणा, लक्ष्य और पद्धति, जो 1979 में प्रकाशित हुई। विकास प्रशासन के विश्वविख्यात प्रतिपादक जॉर्ज ग्रांट, जिनका नाम टेनिस वैली परियोजना से जुड़ा हुआ है, और उनकी पुस्तक है विकास प्रशासन अवधारणा, लक्ष्य और पद्धति। आगे चलते हैं। विकास प्रशासन को स्पष्ट करने में वाइडनर, फ्रेडरिक्स, फेरल हेडी,
मॉन्टगोमरी, लुईस पाई, वाटरसन, फैनसॉर्ट, इविंग, स्कैनलो तथा पाई पनकीदर आदि प्रमुख विद्वानों ने योगदान दिया। मुख्य रूप से विडनर है, फ्रेडरिक्स है, फेरलहेडी है, मॉन्टगोमरी, ये प्रमुख विद्वान थे जिनका प्रमुख योगदान रहा है विकास प्रशासन को स्पष्ट करने में। तो कई बार यह भी सवाल आता है कि विकास प्रशासन को स्पष्ट करने वाले मुख्य समर्थक कौन कौन है। इन विद्वानों ने विकास प्रशासन को स्पष्ट करने के लिए अलग अलग अध्ययन किया, लेकिन वे एक बात पर सहमत हुए कि विकास प्रशासन सामाजिक अर्थतंत्र को योजनाबद्ध परिवर्तन है, यानी सामाजिक अर्थतंत्र का योजनाबद्ध परिवर्तन है विकास प्रशासन। इस बात पर ये सभी सहमत थे। विकास प्रशासन का तात्पर्य है सामाजिक अर्थतंत्र का योजनाबद्ध परिवर्तन। आगे आता है लोक प्रशासन के विकास का पंचम चरण, जिसे अंतर्विषयक काल के नाम से जाना गया और इसकी अवधि रहती है 1971 से वर्तमान तक। ईरा ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी, इसकी क्या विशेषताएं हैं आइए जानते हैं। इस काल में लोक प्रशासन विषय की सर्वांगीण उन्नति हुई तथा इस बीच लोक प्रशासन का अंतर्विषयक दृष्टिकोण उभरकर हमारे सामने आया, यानी लोक प्रशासन का अंतर्विषयक दृष्टिकोण पंचम चरण में आया 1971 से वर्तमान तक। लोक प्रशासन के अध्ययन में अंतर्विषय सहयोग व अध्ययन पर जोर दिया जाने लगा। अनेक विषयों के विद्वान लोक प्रशासन में आकर इसका अध्ययन व सेवा करने लग गए, यानी इस चरण में अनेक विषयों के विद्वानों ने लोक प्रशासन के अध्ययन में रुचि दिखाई। इस चरण का मुख्य विषय लोक नीति विश्लेषण का सरोकार था, इसलिए राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, प्रबंध शास्त्र के साथ साथ लोक प्रशासन के गहरे संबंध स्थापित हुए इस चरण में, यानी यह एक प्रकार का अंतर्विषयक अध्ययन था पंचम चरण। आगे चलते हैं। विश्व में प्रशासन के व्यवहारिक अनुभवों ने राजनीति और प्रशासन के द्विभाजन की समाप्ति करते हुए इन दोनों के निकट संबंध स्थापित होने से नीतियों के विश्लेषण की प्रवृत्ति आसान हो सकी, यानी जिस प्रकार पहले चरण में राजनीति प्रशासन का द्विभाजन हुआ, उसको वापस पंचम चरण ने एक स्थान पर ला दिया और अन्य विषयों को भी शामिल कर लिया और लोक प्रशासन का सभी विषयों के साथ अच्छे संबंध होने लगे इस पंचम चरण में। आगे चलते हैं। इसी चरण की शुरुआत में कह सकते हैं कि 1968 के पश्चात लोक प्रशासन के क्षेत्र में नवीन विचारों का सूत्रपात हुआ और वे नवीन विचार थे नैतिकता, सामाजिक उपयोगिता, प्रतिबद्धता, विकेंद्रीकरण, प्रतिनिधित्व मूल्यों पर आधारित परिवर्तन, निर्णय निर्माण में जन सहभागिता, सामाजिक समता, ग्राहक उन्मुखता और प्रासंगिकता, ये वो तथ्य थे। इन्हीं नवीन विचारों को नवीन लोक प्रशासन की संज्ञा दी गई, यानी इस काल में नवीन लोक प्रशासन का उदय होता है जो इन विशेषताओं को लेकर चलता है। नवीन लोक प्रशासन के विकास के उत्तरदायी तत्व निम्नलिखित है। हमारी अलग एक वीडियो सीरीज है जो नवीन लोक प्रशासन न्यू पब्लिक एंड मैनेजमेंट पर बनी हुई है। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नवीन लोक प्रशासन की अवधारणा पर हमारी अलग वीडियो लेक्चर बनी हुई है, जिसका आपको लिंक इसी वीडियो सीरीज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन हम इससे जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं। नवीन लोक प्रशासन के विकास के उत्तरदायी तत्व। संयुक्त राज्य अमेरिका में सार्वजनिक सेवाओं संबंधी उस शिक्षा पर हनी प्रतिवेदन आया 1967 में, मई 1967। आगे अमेरिका में आयोजित लोक प्रशासन के सिद्धांत और व्यवहार पर फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ 1967 में, दिसंबर 1967। इसके बाद प्रथम मुनब्रुक सम्मेलन हुआ 1968 में और उसके बाद 20 वर्ष पश्चात 1988 में दूसरा मुनब्रुक सम्मेलन और फिर 2008 में तृतीय मुनब्रुक सम्मेलन आयोजित हुए। इसी चरण में
फ्रैंक मेरोनी द्वारा संपादित रचना टुवर्ड्स न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मोनोब्रुक पर्सपेक्टिव 1971, इस रचना ने भी नवीन लोक प्रशासन के विकास में अपना योगदान दिया। फ्रैंक मेरोनी की रचना है टुवर्ड्स न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मोनोब्रुक पर्सपेक्टिव 1971। इसके अलावा ड्वाइट वाल्डो की पुस्तक आती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द टाइम ऑफ टर्बुलेंस 1971। इस पुस्तक ने भी एनपीए के विकास में योगदान दिया। नवीन लोक प्रशासन के 4 प्रमुख लक्ष्य हैं जिन पर यह टिका हुआ है: प्रासंगिकता, रिलेवेंस, मूल्य, वैल्यू, सामाजिक समता, सोशल इक्विलिटी और परिवर्तन, चेंजेज। इन पर यह बल देता है नवीन लोक प्रशासन। तो आज हमने इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से लोक प्रशासन के विकास के 5 चरणों को जाना और उनकी विशेषताओं को देखा और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी जाना जो परीक्षा उपयोगी है। जरूर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ और महत्वपूर्ण सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।